प्रभाव है पूंजीवादी भूमंडल। और ये व्याख्यान, इस सार्थक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान के उपरांत डॉक्टर कृष्ण बलदेव जी राठौड़ ने अपने आभार व्यक्त किया और इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर मनोज पंड्या जी ने आगामी दिवस की कार्य योजना की जानकारी दी और इस तरह प्रथम दिवस के इस पुनीत ज्ञान पुण्य यज्ञ का सार्थक प्रारंभ हुआ। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार शमा खान मैडम। अब मैं आपका परिचय करा रहा हूं। वैसे आज के हमारे आमंत्रित वक्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज के इस सत्र के वक्ता हैं डॉक्टर पल्लव। अपनी इसी राजस्थान की माटी में पले बड़े, राजस्थान की मेवाड़ की पृष्ठभूमि से निकले और स्वतंत्रता परिवार में इनका जन्म हुआ। पीएचडी और समस्त इनकी शिक्षा दीक्षा उदयपुर में हुई है। गद्य आलोचना में इनकी विशेष रुचि है और साहित्यिक विधाओं में, पत्र पत्रिकाओं में आप अमूमन देखते होंगे। युवा समीक्षक के रूप में आपकी बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ी पहचान है। इनकी 2 पुस्तकें काफी चर्चा में हैं, कहानी का लोकतंत्र और लेखकों का संसार। इनके अलावा साहित्य अकादमी के लिए कवि नंद चतुर्वेदी पर मोनोग्राफ इन्होंने लिखा है। इनके अलावा संपादित पुस्तकें इनके क्रेडिट में हैं। उनमें मीरा एक गपोड़ी से गपशप, 1 2 3, 80 का काशी, इन शीर्षक से संपादित पुस्तकों का प्रकाशन इनके द्वारा है। असगर वजाहत के संपूर्ण रचना संसार से चुनकर 3 खंडों में असगर वजाहत रचना संचयन का संपादन भी आप द्वारा किया गया है। मैं और मेरी कहानियां शीर्षक से हिंदी के 10 प्रतिनिधि युवा कथाकारों के 10 कहानी संग्रहों का चयन और संपादन आप द्वारा किया गया है। साहित्य संस्कृति का विशिष्ट संचयन बनास जन, एक पत्र है, उसका विगत 12 वर्षों से आप संपादन कर रहे हैं और शायद सभी हिंदी के अध्येता और शोधार्थी सभी जानते हैं। यूजीसी केयर लिस्ट आजकल हम सब लोग वाकिफ है, कैरियर एडवांसमेंट में बहुत से साथियों ने फॉर्म भरे हैं। उसमें पहला हमारा टेबल 3 के अंदर कॉलम था यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर आपका प्रकाशन होना चाहिए। तो आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है। हिंदी विषय के लिए जो यूजीसी केयर लिस्ट की जो सूची है हिंदी में, उसमें डॉक्टर पल्लव का जो पत्र है बनास जन, वह भी उसमें सम्मिलित है। बहुत बड़े गौरव की बात है। विगत 2 दशकों से डॉक्टर पल्लव विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेख, आलोचनाएं और समीक्षाएं करते आए हैं। इन्हें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त है। वनमाली सम्मान इन्हें मिला है। आचार्य निरंजन नाथ सम्मान, राजस्थान पत्रिका सृजन पुरस्कार, पाखी आलोचना सम्मान इत्यादि ये सम्मानों से अलंकृत हैं। और वर्तमान में डॉक्टर पल्लव हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में। मैं पूरे ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पल्लव आएंगे और हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता पर विचार व्यक्त करेंगे, अपना वक्तव्य देंगे। और सभी साथियों से वही पुनः गुजारिश कि आपकी जिज्ञासा है वो चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच जाए और जितना समय रहेगा हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न और जिज्ञासाएं हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर पल्लव से साझा करेंगे। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पल्लव, स्वागत। इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले आदरणीय मनोज जी, मेरे परिचित और साहित्य संस्कृति में गहरी दिलचस्पी रखने वाले राठौड़ साहब, कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल साहब और सभी संभागीय मित्रों, मैं आज की इस बातचीत को बातचीत कहूँगा। व्याख्यान, भाषण या वक्तव्य या मुख्य वक्तव्य जैसा नहीं कहूँगा,
क्योंकि मैं अभी सूची देख रहा था, इसमें अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी चीजें मैं खुद पढ़ता रहा हूँ और जिनकी चीजों को पढ़कर मैंने सीखा है। मैं देख रहा था सभी साथियों से ये अनुरोध है कि अपना माइक बंद कर लें, अपना माइक बंद कर लें। मैं देख रहा था इसमें अनुराधा जी हैं जिन्होंने मीरा पर एक अद्भुत लेख लिखा था आज के करीब 20 साल पहले, 20 नहीं 15 साल पहले, और फिलहाल नाम की पत्रिका में वो छपा था और हम लोगों ने उस लेख की फोटोकॉपियां करवा के पढ़ा था। मीरा पर ऐसा शानदार लेख बरसों बाद किसी ने लिखा था, विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब के बरसों बाद किसी ने लिखा था। तो बहरहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई मैं भाषण जैसा नहीं दे रहा, मैं आप लोगों से सीखता हूँ, मैं आप लोगों की का समकालीन हूँ, बल्कि आप में से कई लोग मुझसे वरिष्ठ हैं, तो इसको आप इस रूप में ही लीजिए कि एक विषय पर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। कुछ बातें हो सकता है आपके लिए जानी हुई हो, कुछ ऐसी भी बातें हो सकती है जो आपके लिए नहीं हो, और कोशिश करूंगा मैं कि 40-45 मिनट मैं बातचीत करूं। उसके बाद अगर आप लोग कोई सवाल रखते हैं, आप लोग कोई अपनी बात रखते हैं, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, जिस विषय पर मुझे बात करने के लिए कहा गया है वह है हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता। इस शब्द में 3 चीजें हैं, हिंदी, साहित्य और पत्रकारिता। हिंदी के बारे में भी आप जानते हैं खूब, साहित्य के बारे में आप खूब जानते हैं, और पत्रकारिता के बारे में भी जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब किताबें लिखी जा रही हैं, किताबें छप चुकी हैं, किताबें हैं, किताबों का बाजार है, पुस्तकालय हैं, सारी चीजें हैं, तो फिर साहित्य की पत्रकारिता की क्या जरूरत है, उसका क्या औचित्य है? तो उसकी जरूरत और औचित्य का जो सवाल है वो यहाँ से पैदा होता है कि पुस्तकें जब लिखी जाती हैं, पुस्तकें जब छपती हैं, तो उन पुस्तकों के साथ साथ एक उस पूरे साहित्य के समाज को, उस पूरे साहित्य के संसार को गतिशील बनाने के लिए, उसमें उसे जीवंत बनाने के लिए, उसमें स्पंदन भरने के लिए पत्रकारिता की जरूरत होती है। किसी जमाने में हमारे देश में साहित्यिक पत्रकारिता और पत्रकारिता में भेद नहीं था। हमारे यहाँ सारे अखबार साहित्य के लिए सुरक्षित होते थे, और सारे साहित्यकार पत्रकार भी होते थे। आप चाहे प्रेमचंद का उदाहरण ले लीजिए, चाहे अज्ञेय का उदाहरण ले लीजिए, चाहे विद्यानिवास मिश्र का उदाहरण ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, ये 80-90 तक आप ये चीजें देखते हैं। समय के साथ चीजें बदलती हैं, होता ये गया उसके बाद में धीरे धीरे कि पत्रकारिता आजादी के आंदोलन तक, जब ये था कि पत्रकारिता आजादी के आंदोलन तक जिन मूल्यों के लिए पत्रकारिता की जा रही थी, आजादी के मिलने के बाद में वो मूल्य बदलते गए। व्यावसायिकता का प्रवेश हुआ, व्यावसायिकता के आगमन के साथ साथ पत्रकारिता में साहित्य के लिए जगह संकुचित होने लगी। शुद्ध साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास भी हमारे यहाँ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम साहित्य की पत्रकारिता का भी जन्मदाता मानते हैं, और विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं के निकलने का ट्रेडिशन, परंपरा भी आपसे छिपी हुई नहीं है। तो ये 2 बातें मैंने आपके सामने रख दी। जो साहित्यिक पत्रकारिता है, इसको मैं अपनी समझ के लिए 3 भागों में विभाजित करके देखने का पक्षधर हूं। सबसे पहले मैं लघु पत्रिकाओं की चर्चा करूंगा, लघु पत्रिकाओं को साहित्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत देखूंगा। इसके बाद मैं संस्थानिक और फिर मैं सरकारी पत्रिकाओं को देखूंगा। तीनों में फर्क है। लघु पत्रिकाएं हम उन पत्रिकाओं को कहते हैं जो मुनाफे की कामना से मुक्त रहकर साहित्य का प्रचार प्रसार करती हों। अब इस मुनाफे की कामना से मुक्त रहने का आशय क्या है, और मुनाफे की कामना क्या इतनी बुरी चीज है? तो इसका उत्तर यह है कि मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप सब लोग, चूंकि हमारे आज के समकालीन परिस्थितियों से, परिदृश्य से वाकिफ है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं लग रही है। तो मुनाफे की में दिक्कत ये होती है कि जैसे मैं एक उदाहरण देके बात करना चाहूँ, अगर आज मान लीजिए मैं एक अखबार शुरू करता हूँ, दैनिक अखबार शुरू करता हूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि पूरे राजस्थान में वो अखबार जाए,
तो सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं 50 करोड़, 100 करोड़, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कितनी लगेगी, लेकिन अनुमान कर लेते हैं। अगर मैं 50 या 100 करोड़ की पूंजी लेकर आता हूँ, अखबार शुरू करता हूँ, तो मुझे सरकारी विज्ञापन भी चाहिए, मुझे निजी विज्ञापन भी चाहिए। तो आप देखिए, मैंने सबसे पहले तो मुझे पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ी, उसके लिए मैंने लोन लिया या लोगों से उधार लिया, जो भी कुछ किया उसमें मैंने लोगों से ऑब्लिगेशन, आग्रह, अनुग्रह, कृपा प्राप्त की। फिर विज्ञापनों के लिए मैंने सरकार के सामने हाथ जोड़े, मैंने विज्ञापन दाताओं के सामने हाथ जोड़े, मैंने निजी उद्योगपतियों के सामने हाथ जोड़े। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि पेप्सी से मैं पूरे पेज का, राजस्थान पत्रिका या भास्कर की साइज के पूरे पेज का विज्ञापन लूं, जिसकी कीमत निश्चित रूप से 10-20 लाख रुपए से के आसपास होगी, और ज्यादा भी हो सकती है, या 10 लाख भी है या 5 लाख भी है। 5 लाख रुपए का विज्ञापन अगर मुझे पेप्सी वाले देते हैं, तो मैं फिर उसी अखबार में शीतल पेयों में अल्कोहल या शीतल पेयों के शीतल पेय की वजह से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर भी लेख छापूं? ये नहीं हो सकता। ठीक ऐसा ही है कि जैसे अगर मुझे राजस्थान सरकार विज्ञापन दे रही है अखबार के लिए, अच्छी की संख्या में विज्ञापन दे रही है, तो मैं राजस्थान सरकार की निंदा करूं, आलोचना, निंदा शब्द गलत है, आलोचना करूं, उनकी नीतियों की कठोर समीक्षा करूं? ये संभव नहीं है। आपको याद होगा, लीलाधर जगूड़ी का एक कविता संग्रह कुछ अरसा पहले आया था, 7-8-10 साल पहले आया था, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। उसका शीर्षक था, कविता संग्रह का शीर्षक था, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। असल में ये एक उपनिषद है, शायद ईशावास्योपनिषद, वहां से ये पंक्ति ली गई है। उन्होंने वहां से इस पंक्ति की प्रेरणा ली, जिसमें उपनिषदकार ये कहता है कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो यहां भी खबर का मुंह भी विज्ञापन से ढका हुआ है। तो संकट ये है कि अगर मैं बड़ी पूंजी का अखबार, बड़ी पूंजी की पत्रिका, बड़ी पूंजी का चैनल चलाऊंगा, तो मैं सत्य नहीं कह सकता, ये आप मानकर चलिए। जैसे ही आप बड़ी पूंजी लाएंगे, वैसे ही आपको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, सत्ता की, विचार की, पूंजी की, पूंजीपतियों की, पता नहीं किस किस की। तो आप खुल के नहीं कह सकते। यही वजह है कि भंवर मेघवंशी की वेबसाइट शून्य काल पर जो खबर आपको मिलेगी, वो एनडीटीवी की वेबसाइट पर कभी नहीं मिलेगी, आज तक की वेबसाइट पर कभी नहीं मिलेगी। वो आपको हो सकता है बीबीसी की वेबसाइट पर भी ना मिले। ये फर्क है व्यक्तिगत प्रयासों में और पूंजी के प्रयासों में। यह फर्क साहित्य की दुनिया में, साहित्य की पत्रकारिता में और ज्यादा है। ज्यादा इसीलिए है, देखिए, एक बात शुरू में ही कह दूं जो मुझे बाद में जाके कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी कह देता हूं। 1990 का जो साल है, बल्कि मैं थोड़ा सा एक साल पीछे और एक साल आगे भी चला जाता हूं, 1989 से 1991 तक के जो साल है, ये दुनिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण साल है। ये इतने महत्वपूर्ण साल हैं कि इन 3-4 सालों में दुनिया एकदम से बदल गई। हुआ ये कि इन सालों से पहले दुनिया दो ध्रुवीय थी। आप जानते हैं, सोवियत संघ और अमेरिका, दो देशों के, दो महादेशों के बीच में, इन दो ध्रुवों के बीच में दुनिया बटी हुई थी। हमारे जैसे देश, भारत जैसे देश अपने आप को सोवियत संघ के ज्यादा करीब पाते थे, और पाकिस्तान और दूसरे, चीन जैसे देश या और दूसरे देश अमेरिका के जो पूंजीवादी नीतियों का समर्थक था, उसके ज्यादा नजदीक थे। 90 के बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ बिखर गया, और जो अनेक देशों से मिलकर एक देश बना था सोवियत संघ, वो बिखर गया और वो भी पूंजीवादी नीतियों के रास्ते पर चलने लगा। तब दुनिया में बहुध्रुवीयता या दो ध्रुवीय दुनिया समाप्त हो गई और दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। यानी कि अब सारी चीजें अमेरिका तय करेगा। अब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका हो गया है। तो वर्ल्ड बैंक अमेरिका का, WTO, गेट समझौता, भूमंडलीकरण, जो भी इकोनॉमिक्स के और ये सारे अच्छे बुरे शब्द हैं, वो तमाम शब्द अमेरिका से आने लगे। और इन शब्दों के लिए, इन आर्थिक नीतियों के लिए आने वाले शब्दों को जायज बनाने के लिए उन्होंने सैद्धांतिक शब्द भी बनाए। उत्तराधुनिकता,
उन्होंने कहा कि इतिहास का अंत क्यों साहब, हमारा तो इतिहास है। हम थोड़ी देर के लिए इस डिबेट को भूल जाएं कि राम मिथक हैं कि इतिहास है, तब भी हम तो ये कहने में गर्व महसूस करते हैं कि हम राम और कृष्ण की संतान हैं। हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए, राम और कृष्ण को किसी ने नहीं देखा, नेहरू और गांधी को सबने देखा है, विवेकानंद और अंबेडकर को सबने देखा है। हम ये कहने में भी गर्व महसूस करते हैं कि हम गांधी और अंबेडकर की संतानें हैं, हम उस देश के निवासी हैं। अमेरिका वाले क्या कहेंगे? अमेरिका वाले इसीलिए इतिहास का अंत कहते हैं ना, क्योंकि उनके पूर्वज कौन थे? जो इंग्लैंड की जेलों में जब जगह कम पड़ गई, पूरी दुनिया से लूट का पैसा इंग्लैंड में इतना ज्यादा पहुंचने लगा कि लूट के पैसे की वजह से इंग्लैंड में व्यभिचार और इंग्लैंड की जनता में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया कि जेलों में जगह कम पड़ने लगी। तो उन सारे कैदियों को उन्होंने अमेरिका भेज दिया। और वो आज जो अमेरिका में आप जो एक कुछ 2-3 इन जो अभी राष्ट्रपति हैं, उनसे पहले एक राष्ट्रपति हुए थे बिल क्लिंटन, आप सब लोगों की याद में होगा, उन्होंने मोनिका लेविन्स्की नाम की एक महिला के साथ क्या कृत्य किया था। बिल्कुल ठीक किया था इस लिहाज से, क्योंकि वो इसीलिए तो कह रहे थे ना वो इतिहास का अंत हो गया। हम तो नहीं कह रहे इतिहास का अंत हो गया, हमारे पास तो गौरवशाली इतिहास है और हम हमेशा कहेंगे कि इतिहास का अंत नहीं हो सकता। तो बहरहाल, तो उन्होंने अपनी आर्थिक उपनिवेश बनाने के लिए दुनिया के देशों को उन्होंने बौद्धिक शब्दावली भी गढ़ी, जिसमें इतिहास का अंत जैसी बातें थी। अब इन सब का साहित्यिक पत्रकारिता से क्या संबंध है? साहित्यिक पत्रकारिता से बड़ा सीधा, सहज, सरल संबंध है। और वो ये संबंध है कि भाई साहब, जो अखबार पेप्सी का विज्ञापन छापता है, अमेरिका के पैसे से चलता है, अमेरिका की नीतियों का मुखापेक्षी है, अमेरिका की नीतियों का या वर्ल्ड बैंक की नीतियों का या भूमंडलीकरण की नीतियों का समर्थक है, वो आपकी कविता क्यों छापेगा? आप तो मनुष्यता में के लिए करुणा करने की बात कहते हैं, आप तो गरीब के लिए रोटी लाने की बात करते हैं, आप तो ये कहते हैं कि मनुष्यता को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं आप तो, और वो पानी की बोतल 20 रुपए में बेचता है। तो दोनों में तो विरोधाभास है। यही वजह है कि धीरे धीरे करके सारे अखबारों में साहित्य के पेज समाप्त हो गए। मेरे बचपन में मुझे अच्छे तरीके से याद है, दैनिक नवज्योति हमारे घर में आता था, अज्ञेय का निधन हुआ, महादेवी वर्मा का निधन हुआ, मैं 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ता था। पूरे पेज इन लोगों के निधन पर दैनिक नवज्योति ने छापे थे। केदारनाथ सिंह का निधन हुआ, मुझे नहीं लगता राजस्थान के किसी अखबार ने पूरा पेज छापा। ओम थानवी उन दिनों राजस्थान पत्रिका के सलाहकार थे, उन्होंने आनंद फानंद में मुझे लिखने के लिए कहा था और मैंने एक छोटी सी टिप्पणी लिख के भेजी थी, कोई 1000-2000 शब्दों की, जिसे उन्होंने जो कुछ एडिशंस में शायद पहले पेज पर छपी थी। ये फर्क है जो पूंजीवादी नीतियों को अपनाने की वजह से हमारे देश की पत्रकारिता पर और विचार पर, मैं थोड़ा सा इसको पत्रकारिता को व्यापक शब्दों में आपके सामने रख दूं, विचार संस्था पर, विचारधारा पर, विचारों पर जो असर पड़ा है वो ये है। तो मैं आगे की बात पहले कर गया, पहले की बात अब करता हूं। 3 भागों में, जैसा मैंने कहा था, लघु पत्र पत्रिकाएं, संस्थानिक पत्र पत्रिकाएं और सरकारी पत्र पत्रिकाएं, इन 3 भागों में मैं देखकर बांटने का पक्षधर हूं। लघु पत्रिकाओं का महत्व क्यों है और क्यों होना चाहिए, उसका ठोस और सीधा कारण यह है कि भाई, जो पत्रिका बिना पूंजी के सहारे निकल रही है, मान लीजिए एक पत्रिका को निकालने में 25, 30, 40 हजार रुपया खर्च होता है एक अंक पर, मनोज पंड्या अपनी जेब से या अपने मित्रों के 2-4 मित्रों के सहयोग से वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो मनोज पंड्या को कोई जरूरत नहीं है कि वो उस पत्रिका में किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी देश के मुख्यमंत्री की नीतियों का समर्थन करें या वो उन नीतियों की कठोर आलोचना न करें। ये जो स्वाधीनता है, विचार की स्वाधीनता सबसे बड़ी है। विचार की स्वाधीनता सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है साहब, हंस जो कि हिंदी की सबसे बड़ी साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है, वो भी 10,000 कॉपी नहीं छपती है। तो आपकी पत्रिका, चाहे जो भी लघु पत्रिका हो, वो 1000-2000 की संख्या में छप भी जाएगी तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? ठीक सवाल है, सवाल बिल्कुल वाजिब है। 125 करोड़ की आबादी, 60, 70, 80 करोड़, मुझे नहीं ठीक से पता, आप लोग जानते होंगे, हिंदी बोलने वाले, वहां 1000 या 2000 कॉपी छप जाए और आप अपने आप को गालिब या मीर या
निराला समझने लगे तो बेवकूफी की बात है, लेकिन फिर भी एक फर्क है। वो फर्क ये है मित्रों कि आप दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने और पढ़े जाने वाला अखबार दैनिक जागरण होगा, लेकिन 4 दिन पहले का दैनिक जागरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो उसी शाम रद्दी में चला जाता है। लेकिन ये मेरे हाथ में 2007 में छपा हुआ संबोधन का अंक है, जिसे मैं हमेशा बचा के रखूंगा। और ये मैं ही नहीं बचा के रखूंगा, अगर इस अंक की 2000 कॉपी छपी है तो मैं दावे से कहता हूं कम से कम 200 पुस्तकालयों या 200 घरों या 200 पाठकों के पास आज भी ये अंक मिलेगा। यही वजह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा छापी गई, प्रकाशित की गई बाला बोधनी के अंक आज पुस्तकाकार आपको बाजार में मिल जाएंगे, राजकमल प्रकाशन ने छाप दिए हैं। समालोचक पत्रिका जिसे रामविलास शर्मा निकालते थे 60 के दशक में, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष विश्वम्भर नाथ उपाध्याय जिसके सहयोगी संपादक थे, उसके अंक भी आपको पुस्तकाकार बाजार में मिल जाएंगे। ये फर्क है दैनिक जागरण, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार हो सकता है, और छोटी सी, जिसे अगर मैं बाजार की भाषा में कहूं तो 2 कौड़ी की संख्या वाली पत्रिका के प्रसार में इतना जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद दोनों का फर्क ही है। इस फर्क को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, अखबार में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले पेज हो सकते हैं, पहला पेज हो, खेल का पेज हो, इकोनॉमिक्स वाला पेज हो, और दूसरे पेज हो, लोकल खबरों के पेज हो। संपादकीय पेज बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो ऐसा पढ़ते हैं कि ऐसा माना जाता है कि संपादकीय पेज पाठकों पर सबसे ज्यादा असर डालता है, क्योंकि वो जनमत का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो बौद्धिक वातावरण का निर्माण करते हैं। वो यही वजह है कि साहित्य कि किसी भी अखबार का संपादकीय पेज सब। क्या मेरी कनेक्टिविटी कट गई है? क्या मेरी आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। ठीक 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 ठीक। तो ये फर्क है जिसको हमको समझ लेना चाहिए। तो मैं लघु पत्रिकाओं का इसीलिए लघु पत्रिकाओं को किसी भी साहित्य की दुनिया में होना आवश्यक इसीलिए मानता हूं कि आप उनको एक पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे से खरीदने का मतलब है आप उनकी स्वाधीनता का, वैचारिक स्वाधीनता का हनन नहीं कर सकते। आप पेड न्यूज छपवा सकते हैं किसी अखबार में, सारी पेड न्यूज होती है। अगर थोड़ा सा खराब ढंग से मैं कह दूं तो ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि ज्यादातर पेड न्यूज होती है, लेकिन आप साहित्यिक पत्रिकाओं में पेड न्यूज नहीं छपवा सकते। आपकी किताब का रिव्यू हो सकता है कोई उदारता में एक आध बार कोई छाप दे, कोई आपकी किताब की तारीफ कर दे, लेकिन पूरी साहित्य की दुनिया पैसा लेकर तारीफ नहीं करेगी कभी। अगर आपकी कृति को महत्व मिलना है तो तभी मिलेगा जब वो जेन्युइन है, जब वो वास्तविक है, जब वो महत्व प्राप्त करने की अधिकारी है। तो थोड़ा सा लघु पत्रिकाओं के बारे में कुछ बातें और मैं कह देता हूं। हमारे राजस्थान का गहरा संबंध है लघु पत्रिका आंदोलन से। 2001 में जयपुर में लघु पत्रिका सम्मेलन हुआ था, चौथा लघु पत्रिका सम्मेलन। मैं एमए करके निकला था, एकदम नया नया था। चित्तौड़ से हम 2 लोग गए थे लघु पत्रिका सम्मेलन में, स्वयं प्रकाश जी और मैंने वहां हिंदी के ढेर सारे लघु पत्रिका संपादकों को मैंने पहली बार देखा, उन लोगों से मैं मिला, बहुत सारी पत्रिकाएं मैंने पहली बार देखी। और उसी सम्मेलन में यह तय हुआ था, सामूहिक निर्णय हुआ था कि हर साल 9 सितंबर को हम लघु पत्रिका दिवस मनाएंगे। अभी भी लोग मनाते हैं, लघु पत्रिका दिवस पर गतिविधियां करते हैं। राजस्थान में 60 और 70 के दशक में ढेर सारी लघु पत्रिकाएं निकली थी। स्वयं प्रकाश और मोहन श्रोत्री क्यों निकालते थे भीनमाल जैसी छोटी सी जगह से। तटस्थ निकलती थी, कृष्ण वो सहल साहब निकालते थे, और वेद व्यास जन यात्रा निकालते थे, नंद बाबू निकालते थे, उदयपुर से बिंदु विजेंद्र जी निकालते थे, और जो बाद में कृति और बन गई, अजमेर से लहर निकलती थी, ढेर सारी पत्रिकाएं निकलती थी। कोटा से शिवराम अभिव्यक्ति निकालते थे। कुछ लघु पत्रिकाओं के नाम आपके सामने रख देता हूं। आज मेरी समझ में, मेरी जानकारी में, अगर साहित्यिक पत्रिकाओं और लघु पत्रिकाओं को जोड़ दिया जाए तो लगभग 200 से 300 पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से निकल रही हैं, और ये संख्या कम नहीं है। जिन मित्रों को कई बार ऐसा, हम लोग एक तो परसेप्शन गढ़ लेते हैं और परसेप्शन के शिकार भी हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब रेडियो कौन सुनता है, जैसे मान लिया जाता है कि साहब अब साहित्य कौन पढ़ता है, वैसे ही ये भी मान लिया जाता है कि अब साहित्यिक पत्रिकाएं कहाँ निकलती, सारिका बंद हो गई, साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गई, धर्मयुग बंद हो गया।
ऐसा नहीं है। मैं अभी आपके सामने सूची रख रहा हूं, आप सुनिए मैं किन किन पत्रिकाओं की कौन कौन सी पत्रिकाएं नियमित निकल रही हैं। हंस, नया ज्ञानोदय, कथादेश, पाखी, तद्भव, उद्भावना, नयापथ, आकार, पक्षधर, कथा, दस्तावेज, युद्धरथ, आम आदमी, परिकथा, जनपथ, तीसरा पक्ष, साम्य, साम्य थोड़ी सी अभी रुकी हुई है, संवेद, समकालीन सृजन, अक्सर जयपुर से हेतु भारद्वाज निकालते हैं, वागर्थ, चिंतन दिशा, इरावती, सापेक्ष, उद्भावना का नाम ले चुका था, शेष जोधपुर से अभी इन दिनों शायद रुकी हुई है, बया, प्रगतिशील वसुधा, नयापथ, एक और अंतरीप, अभिव्यक्ति, मड़ई, समयांतर, कृति और, अनभय सांचा, लम्ही, कथाक्रम, अलाव, अभिनव कदम, अनहद, साखी, गोदारण, मंतव्य, रेतपथ, कल के लिए, लूर, उत्तरा, समय के साखी, परिंदे, कला स्रोत, सेतु, रेवांत, कदम, पूर्वापर, सृजन समीक्षा, सदा नीरा, कला समय, ककसाड़, स्त्री काल, देश हरियाणा, संवेदन, परिचय, शीतलवाणी, अंतरंग, लहक, किस्सा, संप्रेषण, भोर, पहल, नया प्रतिमान, सर्वनाम, ढेर सारी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। अब दिक्कत यह है कि मैं कड़वी बात भी कह देता हूं हमारे मित्रों से, सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से, बिल्कुल बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान से निकल रही है, अहिंदी प्रांतों से भी हिंदी की पत्रिकाएं निकल रही हैं। हम सब लोग लाख रुपए के आसपास वेतन पाते हैं, हिंदी की कोई पत्रिका 100-200 रुपए से ज्यादा की नहीं होती, और आप अगर 4 दोस्तों के साथ ठीक से चाय पिए तो 100-200 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन कितने मित्र हैं जो कोई पत्रिका खरीदते हैं नियमित रूप से? कितने मित्र हैं जिन्होंने कम से कम 2 या 4 पत्रिकाओं की आजीवन सदस्यता ले रखी है? बहुत कम। तो ये अब भाई अमेरिका हमारे देश में साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं करेगा। अगर हम अपने देश में साहित्य संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो ये काम हमको ही करना पड़ेगा, और उसके लिए पहला काम यही है कि हम उनको पढ़ें, उनको प्रश्रय दें, उनको खरीदें, उनको उनकी सदस्यता लें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो नहीं चल पाएगा। अब जो मैंने तीन भागों में बांट के कहने की बात की थी ना, लघु पत्रिकाएं, अगर आप लोगों को ठीक लगता है, आप लोगों का मन है, तो मैं कुछ पत्रिकाओं के अंक आपको दिखाता जाता हूं और बात करता जाता हूं। अगर आप कोई मित्र सहमति दे दे तो मैं ऐसा करता हूं, उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं ये राजस्थान से निकलती है संबोधन, अब नए नाम से निकलने लगी है अभिनव संबोधन। पाखी थोड़ी सी संस्थानिक पत्रिका मान सकते हैं क्योंकि एक अखबार के द्वारा निकाली जाती है। पहल, जिसको हम लघु पत्रिकाओं की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि लगभग 125 अंक निकल चुके हैं। थोड़ा पुराना अंक मैंने आपके सामने रखा है। ज्ञानरंजन इसके संपादक हैं, और जो 50 अंकों तक ज्ञानरंजन और कमला प्रसाद ने मिलकर ये पत्रिका निकाली थी, और इसमें पिछले 50 साल का हिंदी साहित्य का सबसे शानदार साहित्य इस पत्रिका में छपा है। छत्तीसगढ़ से एक छोटी सी पत्रिका निकलती है, पाठ। ढेर सारे अंक निकल चुके हैं इस पत्रिका के, और ये 16 सालों से नियमित निकल रही है। शंभू बादल जो कि गीतकार हैं, प्रसंग नाम की पत्रिका निकालते हैं बिहार से। अभी रूपा जी कह रही थी बिहार से बहुत पत्रिकाएं निकलती हैं। नया प्रतिमान, जो कि पहले प्रतिमान के नाम से निकलती थी, अब नया प्रतिमान के नाम से फिर निकलने लगी है। राजेंद्र मेहरोत्रा और श्याम किशोर इसके संपादक हैं, और ये शाहजहांपुर जैसी छोटी सी जगह से निकलती है, जिस कस्बे पर सुरेंद्र वर्मा ने नॉवल लिखा था मुझे चांद चाहिए। सतराची, ये अच्छी खासी पत्रिका है। ये वीर भारत तलवार पर विशेषांक आया था, और ये महापत्रिका जैसा अंक आया था चौपाल का केदारनाथ सिंह पर। ये एटा एकदम छोटी सी जगह है जहां कोई साहित्य का वातावरण नहीं है, वहां से निकलती है। तद्भव, जिसे अभी हमारे दौर की सबसे अच्छी साहित्यिक पत्रिका हम कह सकते हैं, लखनऊ से निकलती है। एक सांस्कृतिक पत्रिका भी आपको दिखाता हूं, संस्कृति से जुड़ी हुई, जिसमें संगीत और कलाओं पर सामग्री होती है, नादरंग। आपने भारतीय पत्रकारिता के जनक माने जाने वाले बाबूराव विष्णु पराड़कर का नाम सुना होगा। उनके प्रपौत्र या पौत्र आलोक पराड़कर इसको लखनऊ से निकालते हैं। परिकथा, इसको शुरू में कमलेश्वर निकालने वाले थे, लेकिन बाद में कमलेश्वर तो बहुत ज्यादा जुड़े नहीं रह सके,
शंकर अभय और नर्मदेश्वर, जो किसी जमाने में बिहार से अब नाम की एक पत्रिका निकालते थे, उन्होंने अब को बंद कर परिकथा निकालना शुरू किया और इसे भी 15 साल हो चुके हैं और ये नियमित त्रैमासिक नहीं द्वैमासिक पत्रिका है, नियमित निकलती है। लम्ही प्रेमचंद के वंशज विजय राय निकालते हैं लखनऊ से। ये उसका कथा समय विशेषांक आया था जो 3 खंडों में छपा था, 3 अंक आए थे। हिंदी के लगभग सभी महत्वपूर्ण कथाकारों पर इसमें सामग्री दी गई थी इन विशेषांकों में। ये कुछ लघु पत्रिकाएं जो मैं तत्काल जुटा पाया वो मैंने आपके सामने रख दिया। मैं कुछ संस्थानिक पत्रिकाओं की बात करूंगा। संस्थानिक पत्रिकाएं वो पत्रिकाएं जो सरकारी अनुदान से नहीं निकल रही हैं, स्वैच्छिक या कुछ संस्थाओं के द्वारा निकाली जा रही हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान पिछले 50-60 सालों से ये पत्रिका निकालता है, गांधी मार्ग। पहले इस पत्रिका के संपादक भवानी प्रसाद मिश्र होते थे, उनके बाद उनके बेटे और महान पर्यावरण लेखक अनुपम मिश्र ने इसका अनेक सालों तक संपादन किया। अभी मैंने कोई 5-4 दिन पहले ही इस पर एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर, आप देख सकते हैं। और आजकल अनुपम मिश्र के निधन के बाद में कुमार प्रशांत इसके संपादक है। सबको जरूर पढ़नी चाहिए ये पत्रिका। प्रतिमान जो CSDS द्वारा निकाली जाती है। CSDS एक संस्था है, आप लोग इसके बारे में खूब जानते होंगे और मुझे लगता है हिंदी रिसर्च की दुनिया में इससे बढ़िया कोई पत्रिका नहीं है। इस पत्रिका में कोई कुछ चीज किसी का छपना ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। आलोचना किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आलोचना जिसके संपादक नामवर सिंह रहे सालों तक, आजकल फिर नियमित निकल रही है। संजीव कुमार और आशुतोष कुमार इसके संपादक हैं और राजकमल प्रकाशन इसको छापता है। एक पत्रिका ऐसी भी जो निःशुल्क छपती और बंटती है, मड़ई इसका नाम है। और ये लोक साहित्य की पत्रिका है। साल में 1 अंक निकलता है, जो भी पढ़ना चाहे उसको ये मुफ्त में भेजते हैं। और मैंने एक लिंक दे दिया है अभी, अनुपम जी के व्हाट्सएप पर भेज दिया है। अनुपम जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो लिंक आप सबको भेज दें। फेसबुक का लिंक है जिसमें इन सारी पत्रिकाओं के पते ठिकाने आपको मिल जाएंगे। नया ज्ञानोदय ज्ञानपीठ वालों की पत्रिका है, हर महीने छपती है। पहले रविंद्र कालिया इसके सबसे यशस्वी संपादक हुए। पहले ज्ञानोदय के नाम से किसी जमाने में निकलती थी, बंद हो गई थी। अभी नए दौर में यानी कि 2000 के बाद फिर निकलने लगी। पहले इसके संपादक प्रभाकर श्रोत्रिय बने और अब इसके फिर उनके बाद जो सबसे यशस्वी संपादक बने वो थे रविंद्र कालिया, जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण अंक निकाले। आजकल इसके संपादक मधुसूदन आनंद है। ये एक पत्रिका है जो अभी जिसका पहला अंक आया है, विश्व रंग। ये भी संस्थानिक पत्रिका है। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी ने इसको निकालना शुरू किया। लीलाधर मंडलोई इसके संपादक है, भोपाल से निकलती है। और एक छोटी सी पत्रिका मैं आपको बच्चों की भी दिखाना चाहता हूँ, साइकिल। जो लोग नंदन के न छपने से दुखी है, नंदन के बंद हो जाने से दुखी है, उन सब से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि साइकिल पढ़ें और पढ़ाएं। हिंदी का कोई समकालीन ऐसा बड़ा लेखक नहीं है जिससे साइकिल वालों ने, ये टीम पहले चकमक नाम की पत्रिका निकालती थी। चकमक भी नियमित निकलती है हर महीने, ये 2 महीने में एक बार निकलती है। और ये बच्चों की हिंदी में सर्वोत्तम पत्रिका, इससे बढ़िया पत्रिका हिंदी में नहीं है, जिसमें गुलजार से लेकर अरुण कमल तक, असगर वजाज से लेकर प्रियमवत तक नियमित लिखते हैं। सरकारी पत्रिकाएं और दिखा देता हूं आपको। समकालीन भारतीय साहित्य भारत सरकार की साहित्य अकादमी के द्वारा निकाली जाती है, दिल्ली से। द्वैमासिक पत्रिका है। एक पत्रिका रविंद्रनाथ ठाकुर के विश्वविद्यालय शांति निकेतन से निकलती है, विश्व भारती पत्रिका, बहुत अच्छी पत्रिका है। भारत भवन भोपाल से निकलती है, पूर्वग्रह, ये अभी आया है। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी जो संस्कृत के विद्वान हैं, उन पर विशेषांक। और भारत सरकार का नेशनल बुक ट्रस्ट हर 2 महीने में एक पत्रिका निकालता है, पुस्तक संस्कृति। ये भी बहुत अच्छी पत्रिका है। पंकज चतुर्वेदी इसके संपादक हैं। आपने देखा होगा, मैंने राज्य सरकारों की मासिक माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ये डॉक्टर शंभूलाल मीणा का माइक खुला हुआ है, आप माइक बंद कर दीजिए।
आपका माइक बंद कर दीजिए शंभूलाल जी, आपके माइक की वजह से इको हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है इन्होंने बंद कर दिया है। आप लोग सुन पा रहे हैं? अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज आ रही। ठीक, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि मैंने मासिक पत्रिकाओं का, या जो राजस्थान और नहीं, तमाम जो हमारे प्रांत हैं, हरियाणा से निकलती है हरिगंधा, राजस्थान से मधुमती निकलती है, मध्य प्रदेश से साक्षात्कार निकलती है, बहुत सारी पत्रिकाएं सारे राज्यों में जो सरकारी साहित्य की अकादमियां हैं वो भी पत्रिकाएं निकालती है, अच्छी बुरी कम अच्छी ज्यादा अच्छी सब तरह की पत्रिकाएं हैं। असल में देखिए बात यह है कि किसी भी साहित्यिक पत्रकारिता का, किसी भी साहित्यिक पत्रिका का व्यक्तित्व उसके संपादक के द्वारा बनता है। केवल संसाधन होने से आप अच्छी पत्रिका निकाल लेंगे ये कतई जरूरी नहीं है। सरकारी पत्रिकाओं में दिक्कत यह है कि उनके पास पैसा तो है, क्योंकि सरकार का समर्थन होने की वजह से उनको, उनके पास पूरा स्टाफ है, उनको कोई मजबूरी नहीं है मेहनत करने की, और वो बल्कि आपका लेख छपेगा तो पैसा भी आपको देंगे। लेकिन जो नहीं है वो है सुरुचि, जो नहीं है वो है स्वाधीनता, उसके अभाव में। और तीसरी चीज है दृष्टि। दृष्टि के अभाव में आप देखेंगे कि वो पैसा तो इतना लगाते हैं, अच्छे कागज पे छापते हैं, लेकिन क्षमा के साथ कह रहा हूं कचरा छाप देते हैं। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जब सोमदत्त नाम के एक कवि साक्षात्कार के संपादक हुए तो उन्होंने बहुत बेहतरीन अंक निकाले। जब हमारे राजस्थान में प्रकाश आतुर मधुमती के संपादक हुए तो उन्होंने बेहतरीन अंक निकाले। तो ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन सरकारी पत्रिकाओं का व्यक्तित्व इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि वहां लोग आते जाते रहते हैं। पहल का व्यक्तित्व इसीलिए बना कि उस पर ज्ञानरंजन और कमला प्रसाद की छाया थी। तद्भव का व्यक्तित्व इसीलिए बना कि उसको अखिलेश पूरे मनोयोग से निकालते हैं। तो ये एक मैंने इन तीन ये मैं कह सकता हूं कि इन तीन तरह के विभाजन मैंने आपके सामने इन पत्रिकाओं के रख दिए। अब ये है कि अब पूरा जो परिदृश्य है, ये जो हमारा साहित्यिक पत्रकारिता का जो पूरा परिदृश्य है, उसकी जरूरत क्या है और उससे क्या अपेक्षा होती है, इस पर मैं दो चार बातें आपके सामने रख देता हूं। एक तो भाई ये माना जाने लगा है, परसेप्शन एक ये होने लगा है कि इंटरनेट के आगमन के बाद और www वाली व्यवस्था के सहज हो जाने के बाद, सुगम हो जाने के बाद में अब मुद्रित माध्यमों का समय समाप्त हो गया है। लेकिन ये एकदम से भोली और बचकानी बात है, क्योंकि हमको भूलना नहीं चाहिए कि भारत अगर चांद पर अपना यान भेजने की तैयारी कर रहा है तो अभी भी भारत में लाखों लोग बैलगाड़ियों के भरोसे काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा देश और एक ऐसी दुनिया जहां विषमता की खाई इतनी विशाल है, वहां आप किसी एक माध्यम से, किसी एक प्रविधि से उस दुनिया को संचालित नहीं कर सकते। नंबर 2, हमारे देश में अगर मैं हिंदी पट्टी की ही बात करूं तो ऐसे कॉलेज भी होंगे जहां बिजली भी ठीक से आती है नहीं आती मैं नहीं कह सकता, इंटरनेट तो सेकेंडरी है। अगर उनके पुस्तकालयों का आप हाल देखें तो वहां क्या इंटरनेट के एक्सेस से ही वो सारा साहित्य और सारी पत्रिकाएं पढ़ लेंगे? मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। तो और एक और बात, मुद्रित पत्रिका का जो सबसे बड़ा सुख होता है वो ये होता है कि मेरे कॉलेज का, मैं आपको बात बताता हूँ, देश का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है आर्ट्स की पढ़ाई के लिए। हंस की एक कॉपी आती है, सिर्फ एक कॉपी आती है। 4000 बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर 4000 बच्चों में से 400 बच्चे भी उस हंस को वहां लाइब्रेरी में, वाचनालय में देख लेंगे तो ये कितना बड़ा एक्सेस हुआ। वो 400 बच्चे शायद इंटरनेट से उस पत्रिका को ना देख पाते। तो मैं थोड़ा सा कह रहा हूं, आप ज्यादा समझ सकते हैं इस बात को। मुझे लगता है कि इंटरनेट की वजह से साहित्य को खतरा नहीं हुआ है, बल्कि इंटरनेट की वजह से साहित्य को व्यापक होने में मदद मिली है। कैसे मिली है? अब मैं तो ये सोचता हूं कि
जिस पत्रिका का जिक्र कर रहे थे मनोज जी शुरू में, मैं भी एक पत्रिका का संपादन प्रकाशन करता हूं। तो अगर फेसबुक ना होती और इंटरनेट ना होता तो मैं बिहार और केरल और बंगाल और उड़ीसा के पाठकों तक अपनी पत्रिका को कैसे पहुंचाता। मैं तो मेघालय भी भेजता हूं अपनी पत्रिका, वहां के भी कुछ पाठक मंगवाते हैं मुझसे। तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से ये चीज हो पाई है। तो इंटरनेट को हम अपने लिए, और एक और बात, वो माध्यम ही तो है ना। आप चिट्ठी हाथ से ले जाके दें किसी को, डाक से भेजें, स्पीड पोस्ट करें, कोरियर करें, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुल मिला के तो चिट्ठी पहुंचानी है। ठीक उसी तरह से अगर हम अपनी पत्रिका का, हम साहित्य का प्रचार प्रसार इंटरनेट से करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्रित माध्यमों का अभी मुझे लगता है हमारे देश के पूरे वातावरण को देखते हुए, पूरी परिस्थितियों को देखते हुए अभी भी महत्व बना हुआ है। जो सबसे बड़ी इन साहित्यिक पत्रिकाओं के सामने चुनौती है वो दो तरह की है। पहली तो है हमारे देश में जो सामान्य लोग हैं, पाठक जो भी हो सकते हैं, उनकी जन रुचियों का, जो जनता की रुचियां हो सकती है, उनका परिष्कार करना। अच्छा संगीत, अच्छा साहित्य, अच्छा भोजन सबके बस का नहीं होता। आप अच्छे भोजन का लुत्फ हर आदमी नहीं ले सकता। बिहारी ने अपने दोहों में ग्रामीणों का मजाक उड़ाया है। ग्रामीण की बजाय वहां अशिक्षित कह लीजिए, इलिटरेट कह लीजिए। अब हमारे देश में तो हो ये रहा है कि कुरुचियां बढ़ाने का काम ज्यादा हो रहा है, कुछ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ के लिए, कुछ हमारे देश के राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए कुरुचियों को बढ़ाने में बड़ा रस लेते हैं, बड़ा सुख लेते हैं, बड़ा उस पर ताकत लगाते हैं। और व्हाट्सएप और इस तरीके के माध्यम से जब आप जब सूचना आप जिसे कह सकते हैं कि 1 मिनट में भेज सकते हैं, 1 मिनट से भी कम में भेज सकते हैं, तब उनके लिए बड़ा आसान हो गया है। तो साहित्यिक पत्रिकाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने पाठकों का, अपने देश की जनता का सांस्कृतिक रूप से परिष्कार करना। उनको अच्छा साहित्य वो पढ़े, अगर वो अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छे साहित्य की तरफ अभिमुख होंगे, तो निश्चित रूप से वो अच्छे मनुष्य बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। एक और बात, मीडिया निरुपाय हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में आपको विस्तार से बताया, पूंजी के दबाव में हम लोग तो नहीं है ना। हमारे पास, हम जो साहित्य का काम करने वाले लोग हैं, अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग हैं, साहित्य की पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे ऊपर ये संकट नहीं है। हम खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। हमें पूंजी का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर उनका दबाव नहीं चलता है, मैं ये कहना चाहता हूं। आखिरी जिस बिंदु पर मुझे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो शुरू में उन्होंने यूजीसी लिस्ट की और वो सब बात की थी पंड्या जी ने। तो देखिए, एक दिक्कत ये हो गई है कि यूजीसी ने एक लिस्ट बना दी है और उसमें कुछ पत्रिकाओं को डाल दिया है। ये मुझे लगता है कि बहुत खराब काम हुआ है। ये खराब काम इसीलिए हुआ है क्योंकि आप अगर ये चाहते हैं कि भारत में पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में आए, तो इसके लिए ये कानून बना देना कि 10वीं या 12वीं पास आदमी चुनाव लड़ता है, सरासर बेवकूफी है। उसके लिए हमको, हमारी जनता को और हमारी सरकार को पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमारे देश में एक भी आदमी ऐसा ना रहे जो 10वीं या 12वीं तक न पढ़ पाए। जब सब पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक वो समस्या हल हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से यूजीसी को ये करना चाहिए था, बजाय कुछ 10, 20, 50 पत्रिकाओं की सूची बनाने के, उनको ये कंपेल करना चाहिए था हर विश्वविद्यालय को, बल्कि मैं तो कहता हूं हर महाविद्यालय को, कि आपको उच्च शिक्षा की डिग्री देने के लिए योग्य तभी माना जाएगा जब आप एक रिसर्च जर्नल निकालें। शुरू में हो सकता है कि आप 5 विषयों का एक ही निकाल लें, हो सकता है कि आप मानविकी का एक निकाल लें, समाज विज्ञान का एक निकाल लें, विज्ञान का एक निकाल लें। आपने अपने यहाँ तो रिसर्च के लिए, लिखने पढ़ने के लिए कोई काम किया नहीं, उल्टे आपने उन पर जो स्वतंत्र रूप से कुछ काम कर रहे थे उन पर आपने ये दबाव डाल दिया कि आप यूजीसी की लिस्ट में, आप जो पर्चा छापेंगे हम उसको मानेंगे। मैं सवाल पूछता हूं, हम क्यों पर्चा छापे? हम क्यों छापे पर्चा? हम रिसर्च जर्नल नहीं है, हम तो साहित्य की पत्रकारिता कर रहे हैं। रिसर्च जर्नल होना आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत थोड़ी है। उल्टा काम किया है सरकार ने और यूजीसी ने, जिसकी वजह से हुआ ये। एक दूसरा इसका खराब पक्ष ये है कि ऐसी पत्रिकाओं की बाढ़ आ गई जो पैसा लेके पर्चा छापते हैं और खराब पर्चे छापते हैं। तो आपने रिसर्च को बढ़ाने का काम किया या रिसर्च को खराब करने का काम किया?
रिसर्च के माहौल को बिगाड़ने का काम किया। इस पर यूजीसी को बहुत मेहरबानी करके कृपापूर्वक सोचना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, सबसे अच्छा काम ये होता कि आप ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड पर व्यंग करने की बजाय हमारे देश की नीतियां ऐसी बनती कि हर विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए बेहतरीन संसाधन देता। ऑक्सफोर्ड वाले हर साल अपनी डिक्शनरी का नया एडिशन छापते हैं और वो खत्म हो जाता है, बिक जाता है, पूरी दुनिया में उसकी मांग रहती है। हमारे देश में सिर्फ एक विश्वविद्यालय है जिसने ये काम करके दिखाया, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। उन्होंने वर्धा शब्दकोश छापा है। अब वो उसकी क्या स्थिति वो मैं नहीं जानता, क्योंकि एक दिक्कत ये है ना कि हमारे देश में तो ये भी है कि डिक्शनरी दादाजी ने जो खरीदी थी वो मेरे काम आ रही है, मैं नहीं क्यों खरीदूं। तो हम लोग लिखने पढ़ने पर पैसा खर्च करने में थोड़े से अभी विचार करते हैं। हम लोग उस हिंदी पट्टी के हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के इलाके में यानी कि बंगाल में तो शादी विवाह में गीतांजलि गिफ्ट में देना सबसे अच्छा गिफ्ट माना जाता है। हमारे यहाँ आप गिफ्ट में किताब देकर देखिए, लोग व्यंग करेंगे, लोग हंसेंगे। तो लेकिन मैं ये फिर भी ये कहता हूं, इस माहौल को बदलने का काम भी तो हमें ही करना होगा, कोई दूसरा नहीं बदलेगा। हम तो आपस में एक दूसरे के लिए, हम तो आपस में इस तरीके की शुरुआत करें अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, तो ये करने से होगा। एक और बात जो रिसर्च पेपर के संबंध में जुड़ी हुई है, मैं अपना एक अनुभव आप सब लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। वो ये कर रहा हूं मैं कि होता यह है कि हर दूसरे चौथे 10वें दिन एक किसी साथी का, मित्र का फोन आता है कि आप मेरा पेपर छाप देंगे क्या। ये वैसी, क्या इस बात को मैं वैसा ना समझूं कि आप बीसीसीआई के अध्यक्ष अमित शाह के सुपुत्र को फोन करके कहे कि आप मुझे भारत की टीम में ले लेंगे क्या। अब वो क्या जवाब देगा इसका। या आप बांसवाड़ा कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को फोन करके कहें कि आप साहब मुझे कॉलेज में एडमिशन दे देंगे क्या, या आप मुझे अपने कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी रख लेंगे क्या। इसका कोई क्या जवाब देगा। कायदा ये होना चाहिए, आप बहुत सारा लिखें, आप खूब लिखें, आप नियमित लिखें, आप अभ्यास करें। मैं अपने विद्यार्थियों को ये सुझाव देता हूं, अपने विद्यार्थियों को ये बार बार उदाहरण देता हूं कि दुनिया का सबसे महान माने जाने वाला क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी रोज सुबह उठकर अभ्यास करता था क्रिकेट का। उसको जरूरत नहीं थी फिर भी करता था। हम लोगों ने जीवन में एक पर्चा लिखा, हम ये चाहते हैं कि वो तद्भव में छप जाए, आलोचना में छप जाए, वो जो CSDS की पत्रिका है प्रतिमान उसमें छप जाए। ये कैसे संभव है। आपके पर्चे में में कमी है इसके लिए मैं नहीं कह रहा, मैं अभ्यास की बात कर रहा हूं। आपने और हमने सबने क्या इतना अभ्यास कर लिया है। क्या हमारे पर्चों में, हमारे लिखे में वैसी निरंतरता है, वैसी गहराई है। अगर नहीं है तो हम ये अपेक्षा क्यों कर लेते हैं। खूब लिखना चाहिए, नियमित लिखना चाहिए, बजाय यूजीसी के नंबर देख के पत्रिकाओं में लिखने की आदत डालनी चाहिए। अपने आप मैं ये करता हूँ अपने स्तर पर, जो मैं कर सकता हूँ वो ये करता हूँ। मैं साल में कम से कम 20, 30, 40 पर्चे लिखने की कोशिश करता हूँ, छोटे बड़े, बुक रिव्यू, आर्टिकल, सब तरह के। अगर 20, 30, 50 मेरे पर्चे छपेंगे तो 10-5 हो सकता है किसी यूजीसी वाले में भी छप ही जाएंगे। अब मैं लिखूं ही एक और वो यूजीसी में छपे तो भाई साहब ये तो आप जुल्म कर रहे हैं। मेहरबानी करके इस पर विचार कीजिए। आखिरी बात, कुछ सवाल जो आए थे वो सवाल अब मैं क्रमशः ले लूंगा। अगर वो आ जाए मेरे पास तो मैं लेता जाऊंगा। और एक बात आपसे और ये मैं कह दूं कि जो मैं बीच में भी मैंने बोल दिया था, मैंने लिंक भेजा है मनोज जी को। आप लघु पत्रिकाओं के संबंध में एक पेज कलकत्ता के कुछ मित्रों ने बनाया है, आप उसको देखिएगा। आप उस पर उसको हिंदी की सबसे अच्छी पत्रिकाओं की, सबसे कायदे की पत्रिकाओं की जानकारी आपको नियमित मिल जाएगी। आप केवल उसको लाइक कर दीजिए, इतना सा पर्याप्त है। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूं इस बातचीत के अंत में कि देखिए, ये अगर हम ये चाहते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की सामासिक संस्कृति, भारत की सामाजिक संस्कृति बची रहे, तो उसके लिए साहित्य एक जरूरी अवयव है। साहित्य हमको जोड़ने का काम करता है और उस साहित्य की संस्कृति को बचाने में पत्रिकाओं से बड़ी भूमिका और किसी चीज की नहीं हो सकती। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि भारत में संस्कृति और सामाजिकता का जो हमारा पुराना और चला आ रहा एक ढंग है, जो अच्छा है, जो निरंतर विकासशील है,
वो बचाना हमें अगर जरूरी लगता है तो हमें इन पत्रिकाओं को हर तरह से समर्थन करना चाहिए, और हम 3-4 तरह से समर्थन कर सकते हैं: पढ़कर, सदस्य बनकर, लिखकर और अपने विद्यार्थियों को इनसे जोड़कर। ये सारे काम हमको करने होंगे, तब हम इनसे, और अगर हम ये चारों काम करेंगे तो निश्चित रूप से यूजीसी वाली समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी, ये भी मैं आपको कह दूं। तो मैं आखिर में आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं, आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और इतनी देर तक सुना। अब अगर कुछ सवाल हैं तो मैं देख नहीं पा रहा था बोलने के क्रम में, वो सवाल आप मैं एक एक करके या तो मैं लेता जाता हूं, तो मैं लेता जाता हूं ताकि हाँ मैं आप क्रमशः एक एक करके लेते जाइए पल्लव जी। जी 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 और उसके बाद जो आते हैं वो जितने भी संभागी हैं ठीक है। वो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पहले जो आपके पास आ गए हैं चैट बॉक्स में उनको देख लीजिए। मैं देख लेता हूँ। एक सवाल ललित कुमार जी ने 2-3 बार लिखा था, साहित्यिक पत्रकारिता का दायरा औपचारिक ही क्यों रह गया है? मुझे नहीं पता भाई साहब, औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, मैं नहीं जानता सच में। मैं अपनी नासमझी को स्वीकार कर लेता हूँ। मतलब अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस सवाल का क्या मतलब है। औपचारिक भाई, अब अगर कुछ भी छपेगा तो वो औपचारिक ही होगा, मैं तो ये मान के चलता हूँ। उसको अनौपचारिक हम कैसे कह सकते हैं? मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल को। रूपा जी ने लिखा कि महानगरों की अपेक्षा छोटे शहरों से लघु पत्रिका अधिक संख्या में अधिक तीखे तेवरों से निकल रही है। इसमें शहर और महानगर का भी झंझट नहीं है, महानगरों से भी बहुत अच्छी पत्रिकाएं निकलती है और छोटी जगहों से भी निकलती है। पत्रिका, मैं फिर कह रहा हूँ, पत्रिका का व्यक्तित्व उसके संपादक से बनता है, संपादक पर निर्भर करता है कि वो क्या छापता है। संपादक अपनी प्रशस्ति के लिए पत्रिका छाप रहा है, पहले पेज पर अपना नाम छाप रहा है, अपनी किताब का रिव्यू अपनी पत्रिका में छाप रहा है, अपने दोस्तों के लिए जगह बना रहा है, तो उस पत्रिका का व्यक्तित्व कभी नहीं बन पाएगा। गजेंद्र कुमार जी ने लिखा है, साहित्यिक पत्रकारिता साहित्य प्रेमियों के साथ साथ शाश्वत है, मानवीय सरोकार साहित्य का प्राण तत्व है। तो उन्होंने एक तरह की शुभ आशंसा की है, अच्छी बात है। साहित्यिक पत्रिका के नियमित सदस्य कम हैं, पाठक कम हो रहे हैं, यह चिंतनीय विषय है। अशोक कुमार गुप्ता जी ने लिखा है। मैं गुप्ता साहब आपसे ही पूछता हूँ, पूछना नहीं चाहिए, मैं एक टिप्पणी कर रहा हूँ पूछिए सर, इसी पूछिए जी। कि आप कितनी पत्रिकाएं नियमित रूप से खरीदते हैं और मंगवाते हैं? भाई ये तो हम ही लोगों के करने से होगा, इसका और कोई इलाज मेरे नहीं है। पास तो जी जी, मेरे पास तो कई पत्रिकाएं आती है सर। बहुत अच्छी सोच बात विचार है। है, हाँ हाँ, साक्षात्कार है, सोच विचार है, पहले बहुवचन, अक्षरा और मधुमती। आज भी नियमित पाठक हूँ, लेकिन मैं कई बार सदस्यों को कहते हैं ना तो वो खरीदते नहीं है सर, और उनको कहते हैं कि पढ़िए, तो पढ़ने का भी नहीं रहता है, केवल उनका लेख छप जाए बस ये प्रयास रहता है उनका, बस हमारा लेख आ जाना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। आप अपने साथियों से कहना बंद कर दीजिए, आप बीए के विद्यार्थियों को कहिए। मैं जो करता हूँ वो बताता हूँ आपको। मैं ये करता हूँ अपने कॉलेज में, मैं 2 हफ्ते में एक बार अपने सारे विद्यार्थियों को, तीनों कक्षाओं को, बीए की कक्षाओं को और कभी कभी एमए की कक्षाओं को भी लाइब्रेरी में लेके जाता हूँ। मैं छांट कर उनकी रुचियों को जान समझ कर उनको किताब निकाल के देता हूँ और डांट के कहता हूँ इसको तुमको पढ़ के मुझे बताना है कि कैसी लगी, मैं कक्षा में पूछूंगा। और यही बात मैं उनसे पत्रिकाओं के लिए भी कहता हूँ। आप मेवाड़ी में एक कहावत है कि पाका हांडा पे गार नहीं चढ़े, यानी कि पके हुए घड़े पर मिट्टी नहीं चिपकती। तो पके हुए जी सर। घड़े को छोड़ दीजिए, आप कच्चे घड़े पर प्रयास कीजिए, आपकी मेहनत सफल होगी। थैंक यू सर। रूपा जी ने भी शुभाशंसा की है प्रतिमान के लिए। और हाँ, गजेंद्र जी ने यह भी लिखा है कि भारतीय डाक विभाग की मेहरबानी से साहित्यिक पत्रिकाएं समय पर पते पर नहीं पहुंचती। तो भाई उसका मेरे पास इलाज है। मैंने इसका इलाज ये निकाला है, थोड़ा सा हर पत्रिका के साथ 20-25 रुपया ज्यादा मांगता हूँ और रजिस्टर्ड डाक से ही बेचता हूँ। मैं सिर्फ दो तरीकों से पत्रिकाएं लोगों तक पहुंचाता हूँ, 3 तरीकों से। पहला रजिस्टर्ड डाक, दूसरा हाथों हाथ, और तीसरा रूपा जी को दूंगा कि अलवर जा रही है तो जीवन सिंह जी को दे दे। चौथा कोई तरीका नहीं है। मैं साधारण डाक से कभी नहीं भेजता। और सरला गुप्ता जी ने लिखा है, पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य रचना एवं शोध परक वातावरण का निर्माण। बिल्कुल आपकी शुभाशंसा है और मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। और
देवेंद्र जी ने लिखा है, साहित्यिक पत्रिकाओं का कोई विकल्प नहीं है, हिंदी शिक्षकों को इनके संरक्षण और विकास का दायित्व ग्रहण करना चाहिए। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 शिक्षक हैं सारे विषयों के मिला के। मान लेते हैं कि एक शिक्षा की हम पत्रिका निकाले तो 10,000 अंक तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा है नहीं। ठीक इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में हिंदी के शिक्षक, कॉलेज शिक्षक 10,000 तो होंगे, लेकिन आज हिंदी में एक भी साहित्यिक पत्रिका 10,000 नहीं छपती। हंस भी शायद 10,000 से कम ही छपती है। तो ये बात अपने आप में बताती है कि हम खुद कितने अपने विषय और उसको लेकर जागरूक है। यही एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है, वो मैं आपसे कह देता हूँ। देखिए, हिंदी के साथ एक दिक्कत ये भी है, हिंदी के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग लिटरेचर और रिसर्च दोनों को मिला देते हैं, जबकि दूसरे विषयों में ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां लिटरेचर तो है नहीं, सिर्फ रिसर्च है। तो मिला देने से गड़बड़ ये होती है कि जो रिसर्च पेपर के नाम पर अब हिंदी का जो शोधार्थी है, और क्षमा कीजिए बहुत सारे अध्यापक साथी भी, वो रिसर्च पेपर का मतलब समझते हैं कि 4 या 5 कोटेशन आपने अलग अलग किताबों से दे दिए, उद्धरण दे दिए, और नीचे उसका वो रेफरेंस डाल दिया कि आलोचना में से ये लिया, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में से ये लिया, फिर वही कर देंगे तो रिसर्च पेपर हो गया। रिसर्च पेपर ये नहीं होता। मैं आग्रह करूंगा मनोज जी से कि अच्छा रिसर्च पेपर किसे कहते हैं, अच्छा रिसर्च पेपर किसे लिखा जाना चाहिए, इसके लिए वीर भारत तलवार या माधव हाड़ा जी या गोपाल प्रधान या वो जो CSDS वाले हैं, क्या नाम उनका, जिनका अभी रूपा जी जिक्र कर रही थी, अभय कुमार दुबे, ऐसे किसी मनीषी विद्वान का व्याख्यान करवा के हम सबको सुनना समझना चाहिए कि रिसर्च पेपर होता क्या है। तो ये एक बात और मेरे ध्यान में आई जो मैंने आपके साथ कह दी। बंशी लाल जी का एक कमेंट है, आम पाठक नवोदित लेखकों की इस धारणा से आप कहां तक सहमत है कि उन्हें साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए संदर्भित पत्रिका की सदस्यता लेना, सेवा शुल्क, वैचारिकी इत्यादि बातें भी मायने रखती है? ये निहायत बकवास बात है। उसका कारण ये है, भाई एक चीज तो ये बताइए कि आप जिस पत्रिका से आपका परिचय ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है, आप वहां छपने की जिद कर रहे हैं, तो ये तो बचकानी बात हुई। खरीद के मत पढ़िए, कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए, आप उस पत्रिका के कैरेक्टर के बारे में, उसकी एडिटिंग लाइन के बारे में, उसकी संपादकीय नीति के बारे में तो जान लीजिए कि वो क्या छापती है। उदाहरण के लिए मेरी पत्रिका में लघु कथा और गजल नहीं छपती है और आप मुझे गजल भेजे जा रहे हैं और फिर गाली दे रहे हैं कि छापता नहीं है। तो यार ये आप जान तो लीजिए कि मैं क्या छापता हूं, क्या नहीं छापता हूं। दूसरी बात, दिक्कत एक और है। वो दिक्कत ये है कि जो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मामला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत हम सब लोगों के अंदर आती जा रही है, वो बहुत घातक है और वो साहित्य के लिए तो बेहद घातक है। घनानंद जैसे 500 साल पुराने कवि पर पहली कायदे की किताब उसके होने के 500 साल बाद हंगरी के एक आदमी ने लिखी जिसका नाम है इमरे बंगा, और उस किताब का नाम है स्नेह को मार्ग। आप कल कविता लिखते हैं, आज फेसबुक पे डालते हैं, परसों पत्रिका में छपवाते हैं, तरसों चाहते हैं कि आपको निराला मान लिया जाए। ये कैसे संभव है? ये बचकानी बात है। इसीलिए इसको सदस्यता से, पैसे से, विचारधारा से मत जोड़िए। इसको साहित्य के रियाज से, गहराई से, अध्ययन से और पूरे वातावरण से जोड़कर देख समझने की कोशिश कीजिए। जल्दी मत कीजिए। मैं एक बात कहता हूं आपको, अगर आपकी कविता, कहानी, लेख किसी में भी दम है, 100 साल बाद भी लोग छापेंगे, पढ़ेंगे। आपकी जल्दी करने से कुछ नहीं होगा। और साहित्य का मूल्यांकन, साहित्य में असल मूल्यांकन तो लेखक की मृत्यु के बाद होता है, उसके जीते जी क्या मूल्यांकन होगा। राजकुमार जी ने एक बात लिखी है, इन पत्रिकाओं में अपने पराये के भेद के कारण इनकी गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आपका क्या विचार है? मुझे नहीं पता भाई साहब, अपना कौन है, पराया कौन है। ये बिल्कुल असंगत बात है। मैं अपनी पत्रिका में जब कोई लेख आता है तो मैं ये नहीं जानता कि राजकुमार जी राजस्थान के हैं कि मध्य प्रदेश के हैं, ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं, अच्छे गोरे हैं कि काले हैं, भारतीय हैं कि पाकिस्तानी हैं। अगर वो लेख या कविता या कहानी
मेरी समझ से बेहतर है, अच्छी है, छापने योग्य है तो मैं छाप दूंगा, नहीं है वो मेरे भाई हैं तब भी मैं नहीं छापूंगा, सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि बस ये सारी बातें, सारे सवाल मैंने जितने मुझे समझ में आए मैंने ले लिए, कोई सवाल मैंने नहीं छोड़ा है। अब किसी को कोई और बात कहनी है तो जरूर आपका स्वागत है, और या आप इसे खत्म भी कर सकते हैं। प्रिय डॉक्टर पल्लव जी, इतना धारा प्रवाह और बड़ा बेबाकी से अपनी बात जो रखी है, मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज अछूती रह गई है। और जो जो जिज्ञासाएं और जो प्रश्न सामने आए थे, आपने क्रमशः उसको बड़े अच्छे, बड़े रोचक तरीके से, बड़ी सपाट बयानी से उसको अभिव्यक्त किए हैं। और चूंकि आपका व्यक्तित्व, मैं तो विगत 2 दशकों से जानता हूं आपको, यही जो सपाट बयानी है और बेबाकी है, वह मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि खासतौर से हिंदी अध्यापकों में जरूर होनी चाहिए। जो यथास्थिति है उसको हमें स्वीकारना चाहिए और उसको उसी ढंग से हमें मानना भी चाहिए। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं विभाग के हमारे साथी डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़ सर को, कि वे आए और सभी संभागियों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़ सर। बोलिए। ज्ञान गंगा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस के दूसरे हमारे बीच हिंदू मैं जागरण सत्र कहना चाहूंगा। जागरण सत्र वस्तुतः हम हिंदी शिक्षकों को हिंदी पत्रकारिता की अवस्था बताने वाला था और हमारी नैतिक जिम्मेदारी तय करने का संकेत। मैं डॉक्टर पल्लव को हिंदी विभाग एवं राजकीय महाविद्यालय में भागीदारी करने वाले तमाम राजस्थान के राजकीय किसी गंभीर आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर पल्लव। और मैं आशा करता हूं कि आपके इस उद्बोधन से इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथी संभागी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं यह हिंदी लघु पत्रिका की ये जो यात्रा है वह अपनी दिशा को प्राप्त करेगी। ये हमारा ही सबसे बड़ा दायित्व बनता है हिंदी शिक्षकों का, कि इस यात्रा को हम कितना दे पाते हैं। पुनः मैं सभी की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। सभी संभागियों से मेरा निवेदन है कि यह सत्र यहीं विराम लेता है। कल के 2 सत्रों के लिए प्रतिवेदन के लिए जिन्हें दायित्व दिया जा रहा है, प्रथम सत्र के लिए दायित्व दिया जा रहा है 16 नंबर क्रमांक पे देवेंद्र सिंह जी, क्रमांक 16 पर देवेंद्र सिंह जी सर हैं। प्रथम सत्र का दायित्व उन्हें दिया जा रहा है और द्वितीय सत्र का दायित्व है 28 क्रमांक पर जो सर हैं डॉक्टर राजकुमार जी लाटा सर। डॉक्टर राजकुमार जी लाटा सर जो हैं। हाँ जी, सुन लिया। हाँ, दूसरा सत्र आपको आपका दायित्व रहेगा। इसी के साथ पुनः सभी का मैं इस द्वितीय सत्र में सबके सौजन्य प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।